जरा इस बारे में सोचिए कि एक कठपुतली है हम्म। जिसके धागे पूरी तरह से अदृश्य हैं। हम्म। और मजे की बात यह है कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ सोच रही है कि वो अपनी मर्जी से नाच रही है। हाँ। उससे लगता है कि उसका हर कदम, उसका दाएं मुड़ना या बाएं देखना उसका अपना निजी फैसला है। जबकि असलियत तो यह है कि कोई और ही है जो अंधेरे में बैठ के उन धागों को खींच रहा है। बिल्कुल। और ये तस्वीर जितनी दिलचस्प लगती है ना, अगर गहराई से देखा जाए तो उतनी डरावनी भी है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जब हम उन अदृश्य धागों को खोजना शुरू करते हैं ना, तो पता चलता है कि वे धागे आसमान से नहीं लटक रहे हैं। सही बात है। वे तो हमारे अपने दिमाग के अंदर हमारे न्यूरॉन्स के बीच बहुत ही बारीकी से बुने हुए हैं। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा, इस डीप डाइव में हम इन्हीं अदृश्य धागों को उधेड़ने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आज हम जिन भी दिलचस्प जानकारियों और कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं, उस पूरे स्रोत को डीप डाइव विद केपी की शानदार रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया। हाँ, और चर्चा की गहराई में उतरने से ठीक पहले एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट कर देना भी मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बताइए। इस पूरी बातचीत का उद्देश्य किसी भी धर्म मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं का अनादर करना या उन्हें ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। ये चर्चा केवल और केवल विचार मंथन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए है। एकदम सही कहा। तो चलिए सीधा सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ये कंडीशनिंग होती क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर लोग कहते हैं कि उस इंसान की सोच वैसी इसलिए है क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। लेकिन एक बायोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? इसे अगर हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर डिकोड करें ना, तो कंडीशनिंग हमारे दिमाग की एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सर्वाइवल मैकेनिज्म? हाँ, हमारा दिमाग असल में एक प्रिडिक्शन मशीन या भविष्यवाणी करने वाली मशीन की तरह काम करता है। ये लगातार हमारे आसपास के माहौल को स्कैन करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि किस घटना के बाद क्या होने वाला है। अच्छा, तो वो एक पैटर्न ढूंढता है। एग्जैक्टली। जब दिमाग पर्यावरण में मौजूद किसी ट्रिगर और उसके बाद होने वाले हमारे रिएक्शन के बीच एक पक्का न्यूरल पुल बना देता है, तो उसी पुल को ही कंडीशनिंग कहते हैं। समझ गया। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव ने खोजा था। अरे हाँ, पावलोव का वो मशहूर कुत्तों वाला प्रयोग, जिसके बारे में अक्सर मनोविज्ञान की किताबों में पढ़ा है। बिल्कुल वही प्रयोग। पावलोव ने देखा कि जब भी कुत्तों के सामने खाना लाया जाता था तो उनके मुंह में लार आने लगती थी। अब खाना देखकर लार आना कोई सीखी हुई चीज तो है नहीं, वो तो एक बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। सही कहा, वो एक अनैच्छिक या इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है। फिर पावलोव ने क्या किया कि वे खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजाने लगे। शुरुआत में तो घंटी की आवाज का कुत्तों के लिए कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब ये पैटर्न कई बार दोहराया गया, मतलब घंटी फिर खाना, घंटी फिर खाना, तो कुत्तों के दिमाग ने उन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ लिया। यानी घंटी का मतलब खाना हो गया उनके लिए। हाँ, और एक वक्त ऐसा आया जब सिर्फ घंटी बजी, खाना नहीं आया, लेकिन फिर भी कुत्तों के मुंह में लार टपकने लगी। मतलब एक न्यूट्रल सिग्नल एक शारीरिक प्रतिक्रिया के साथ लॉक हो गया। अरे वाह! इसे अगर आज की जिंदगी के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जब हमारे फोन में किसी खास नोटिफिकेशन की डिंग आवाज आती है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मतलब हमने अभी तक फोन को हाथ भी नहीं लगाया होता है, स्क्रीन भी नहीं देखी होती, लेकिन सिर्फ उस रिंग को सुनकर ही दिल की धड़कन हल्की सी तेज हो जाती है। या फिर फोन के वाइब्रेट होने पर हाथ अपने आप जेब की तरफ चला जाता है। क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम उस आवाज के साथ पूरी तरह से कंडीशन हो चुका है। दिमाग उस आवाज को किसी इनाम या खतरे के साथ जोड़ चुका है। ये तो बहुत गहरे लेवल पर होता है। हाँ, लेकिन इसके बाद एक दूसरा और भी ज्यादा व्यापक प्रकार आता है, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। इसे बीएफ स्किनर ने बहुत गहराई से समझाया था। ये क्लासिकल से कैसे अलग है? जहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग स्वैच्छिक या वॉलंटरी व्यवहार पर आधारित होती है। अच्छा। यहाँ व्यवहार इस बात से तय होता है कि पिछले व्यवहार का नतीजा क्या निकला था। ये पूरी तरह से इनाम और सजा के सिस्टम पर काम करता है। मतलब हम ट्रायल एंड एरर के जरिए सीखते हैं। जैसे बचपन में अगर किसी बच्चे ने उत्सुकता में किसी गर्म बर्तन को छू लिया तो हाथ जलता है। हाँ, और वो एक भयंकर सजा है दिमाग के लिए। बिल्कुल। उस दर्द के बाद बच्चे का दिमाग जिंदगी भर के लिए सतर्क हो जाता है कि लाल या गर्म दिखने वाली चीजों को नंगे हाथ से नहीं छूना है। एकदम सही।
और दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा कविता सुनाता है और सब लोग तालियां बजाते हैं तो वो एक इनाम है, बच्चा बार बार मंच पर जाना चाहेगा। और यही बात इस सिद्धांत को इतना शक्तिशाली बनाती है। अगर नतीजा सुखद है तो दिमाग उस व्यवहार को आदत बना लेता है। अब सोचिए, ये नियम सिर्फ जानवरों या बचपन तक सीमित नहीं है। तो और कहाँ लागू होता है? अगर बड़े कैनवस पर देखें तो हमारा पूरा का पूरा समाज इन्हीं अदृश्य नियमों पर चल रहा है। ओहो, यहाँ से चीजें सच में दिलचस्प हो रही हैं। तो समाज हमारे लिए कौन सी घंटी बजा रहा है? इस बड़े स्तर की प्रक्रिया को सोशल कंडीशनिंग कहा जाता है। ये समाज का वो अदृश्य हाथ है जो हमें पहले दिन से ये ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है कि दुनिया में सामान्य क्या है और असामान्य क्या है। मतलब हमारे लिए घंटी का काम परिवार और स्कूल कर रहे हैं। हाँ, परिवार, स्कूल, दोस्त और सबसे बढ़कर आज का मीडिया, ये मुख्य रूप से 3 स्तरों पर काम करती है। शुरुआत मॉडलिंग से होती है। बच्चे स्पंज की तरह होते हैं। वे दुनिया को देखकर सीखते हैं। बच्चा माता पिता के चेहरे के हाव भाव देखता है कि वे किस खास वर्ग के व्यक्ति के सामने झुककर बात कर रहे हैं और किसे देखकर कार का शीशा ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये बिना कुछ कहे पूरी विचारधारा दिमाग में डाल देता है। और ये तो सिर्फ वो हिस्सा हुआ जहां हम चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो सीधे तौर पर हमारे दिमाग में हथौड़े की तरह भी मारी जाती हैं। बिल्कुल, जिसे स्पष्ट निर्देश देना कहते हैं। हाँ, जैसे लड़कों को बहुत कम उम्र से ही कहा जाने लगता है कि लड़के रोते नहीं हैं, उन्हें मजबूत होना चाहिए। या फिर सफलता की परिभाषा कि तुम्हें बड़े होकर कॉर्पोरेट जॉब लेनी है और बड़ा घर खरीदना है। और इन सीधे निर्देशों को बनाए रखने के लिए समाज उसी ऑपरेंट कंडीशनिंग का इस्तेमाल करता है जिसकी हमने बात की थी, यानी सामाजिक इनाम और सामाजिक सजा, जिसे हम सोशल स्किनर बॉक्स कह सकते हैं। मतलब अगर कोई समाज के बनाए सुंदरता के पैमानों पर खरा उतरता है या किसी पार्टी में बहुत ट्रेंडी कपड़े पहनकर जाता है तो सब उसकी तारीफ करते हैं। और वो तारीफ एक सामाजिक इनाम है। हाँ, जो उस इंसान को भविष्य में वैसे ही कपड़े पहनने के लिए कंडीशन कर देता है। लेकिन सजा वाला हिस्सा इससे भी ज्यादा धारदार होता है। सामाजिक सजा का मतलब हमेशा कोई शारीरिक चोट नहीं होता। जरा सोचिए, एक कमरा लोगों से भरा है और सब एक खास सामाजिक मुद्दे पर सहमति जता रहे हैं। हाँ, तभी कोई व्यक्ति एकदम अलग और विरोधी राय रख देता है। अचानक पूरे कमरे में एक असहज कर देने वाला सन्नाटा छा जाता है। उफ, वो सन्नाटा तो सच में डरावना होता है। हाँ, और दिमाग के लिए वो सन्नाटा और तिरस्कार एक बहुत बड़ी सजा है। हमारा दिमाग इवोल्यूशन के हिसाब से ऐसा बना है कि हम अकेले नहीं रह सकते। हमें झुंड की जरूरत होती है। तो उस बहिष्कार का डर हमें वापस लाइन में चलने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, जेंडर रोल द सुंदरता के पैमाने इसी तरह से समाज में जिंदा रहते हैं। रुको, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सामाजिक कंडीशनिंग कोई बहुत बड़ी विलन है। लेकिन अगर ये बिल्कुल न हो तो क्या समाज में पूरी तरह से अराजकता नहीं फैल जाएगी? मेरा मतलब है, अगर कोई मानने से ही इनकार कर दे कि रेड लाइट पर गाड़ी रोकनी है या लाइब्रेरी में धीरे बोलना है, तो हम लोग एक साथ कैसे रहेंगे? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है कि सामाजिक कंडीशनिंग अपने आप में कोई बुरी चीज या विलेन नहीं है। असल में ये वो गोंद है जो अनगिनत अनजान लोगों को एक साथ एक सभ्य समाज में रहने लायक बनाता है। अच्छा, मतलब एक तरह का प्रिडिक्टेबल माहौल देता है। एग्जैक्टली। हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति सड़क के बाईं ओर ही चलेगा। इसके बिना तो न कोई भाषा विकसित हो पाती, न कोई संस्कृति और न ही शिष्टाचार। तो फिर दिक्कत कहाँ है? समस्या कंडीशनिंग के होने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब ये गोंद धीरे धीरे सूखकर एक पिंजरा बन जाता है। गोंद का पिंजरा? ये किस तरह से होता है? ये तब होता है जब ये इंसान की असल पहचान को दबाने लगती है। जब कोई व्यक्ति समाज के उस असहज सन्नाटे के डर से अपने असली सपनों, अपनी कला या अपनी सच्ची भावनाओं का गला घोट देता है। ये तो बहुत दर्दनाक है। मनोविज्ञान में एक बहुत गहरी बात कही जाती है। कहा जाता है कि आपके दिमाग में आने वाला पहला विचार अक्सर वो होता है जो समाज ने आपको सोचने के लिए कंडीशन किया है। अच्छा। लेकिन उसके ठीक बाद आने वाला दूसरा विचार वो है जो आप असल में हैं, जो आपकी अपनी चेतना है। पहला विचार समाज की आवाज है और दूसरा विचार हमारी अपनी आवाज। ये सच में एक नया नजरिया है। लेकिन अगर समाज हमारे बाहरी व्यवहार को कंट्रोल करता है तो हमारे अंदर के उस गहरे हिस्से का क्या?
आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है हमारी अंदरूनी मान्यताओं, सही और गलत के पैमानों और जीवन मृत्यु के सवालों को कौन कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि जब नैतिकता की बात आती है तो सुई सीधा धर्म और आध्यात्म की तरफ मुड़ जाती है। और यहीं पर हम कंडीशनिंग के सबसे गहरे और सबसे ताकतवर रूप का सामना करते हैं। उसे रिलीजियस कंडीशनिंग या धार्मिक कंडीशनिंग कहा जा सकता है। ये इतनी ताकतवर क्यों होती है? क्योंकि ये सिर्फ बाहरी तौर तरीकों तक सीमित नहीं रहती। ये हमारे अवचेतन मन में एक पूरा मॉरल कंपास या यूं कहें कि एक नया इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल कर देती है। अगर मैं इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखूं ना तो ये बहुत स्पष्ट नजर आता है। धार्मिक ढांचों में कुछ खास तरह के संवेदी ट्रिगर्स होते हैं। जैसे अगरबत्ती की खास महक, या मंदिर की घंटियों की आवाज, गूंजती हुई अजान या किसी बहुत पुराने भजन के बोल। ये चीजें हमारे तार्किक दिमाग को पूरी तरह से बाईपास कर देती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सीधे नर्वस सिस्टम से टकराती हैं और इंसान बिना किसी लॉजिक के अचानक एक बहुत गहरी शांति या श्रद्धा महसूस करने लगता है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग का ही एक बहुत ही परिष्कृत रूप है। बचपन से ही उन खास आवाज़ों और महक को पवित्रता के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज़ जुड़ती है ना, वो इसे अभेद्य बना देती है। कौन सी चीज? पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट। ओहो, मतलब स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक ऐसा रूप जहां इनाम और सजा इस दुनिया के पार तक चले जाते हैं। एग्जैक्टली। ये अल्टीमेट रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम है। सजा का डर जो असल में समुदाय से बाहर निकाल दिए जाने का डर होता है। सामाजिक बहिष्कार। हाँ, और इनाम जो उस समुदाय का हिस्सा बने रहने और मृत्यु के बाद भी सुरक्षित रहने का वादा होता है। ये दोनों चीजें मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करती हैं जहां आपको बताने के लिए किसी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने कुछ गलत किया है। इंसान का अपना नर्वस सिस्टम ही उसे अपराध बोध से भर देता है। वो खुद अपना पहरेदार बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में एक नया बदलाव भी देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग इस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे अक्सर रिलीजियस डीकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। हाँ, मैंने भी देखा है। लोग अपनी बचपन की मान्यताओं को परत दर परत खोल रहे हैं। वे खुद से पूछ रहे हैं कि क्या ईश्वर को लेकर मेरी ये सोच सच में मेरी है या बस विरासत में मिली है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। लोग पहली बार परख रहे हैं कि क्या मान्यताएं उनके जीवन के अनुभवों से मेल खाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। वो क्या? अक्सर जो लोग पारंपरिक धर्म छोड़ते हैं वे कहते हैं कि वे स्पिरिचुअल है लेकिन रिलीजियस नहीं। उन्हें लगता है कि वे सारी कंडीशनिंग से आज़ाद हो गए हैं। लेकिन सच ये है कि वे अनजाने में न्यू एज स्पिरिचुअल ग्रुप्स की कंडीशनिंग में ढल रहे होते हैं। अरे वाह, मतलब उस आजादी वाले स्पेस में भी एक नया पैटर्न मौजूद है। हाँ बिल्कुल। उन नए ग्रुप्स में भी अपने अलिखित नियम होते हैं। दबाव होता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव और ऊर्जावान बातें करनी है। इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहा जाता है। हाँ, अगर आप किसी दिन उदास हैं तो लोग मान लेते हैं कि आपकी वाइब्स खराब हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी विचारों को कंट्रोल करने की एक कंडीशनिंग ही है। ये तो सच में आंखें खोलने वाला पहलू है। मतलब अगर हम पारंपरिक धर्म या आधुनिक आध्यात्म से भी परे चले जाएं और जीवन के असली अर्थ की तलाश करें, तो क्या वो अर्थ भी पहले से ही तय है? क्या हमारे जीने का जो बुनियादी मकसद है वो भी हमारा अपना नहीं है? हम यहाँ इस चर्चा के एकदम मेटा लेवल पर आ गए हैं। और अगर कड़वा सच कहा जाए तो हाँ, हम जिस मेंटल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अपने जीवन का अर्थ ढूंढते हैं, वो फ्रेमवर्क खुद कंडीशनिंग की ही उपज है। सच में? हाँ, चाहे मकसद बहुत सारा पैसा कमाना हो, शांत जीवन बिताना हो या दुनिया की सेवा करना हो। ये सब एक मेंटल मैप है जो आपको आपकी संस्कृति ने थमाया है। भाषा और संस्कृति के मेंटल मैप से आपका क्या मतलब है? थोड़ा गहराई में बताएं। इसे ऐसे देखें, पश्चिमी संस्कृतियों में जीवन के अर्थ को बहुत ही लीनियर या एक सीधी रेखा में देखा जाता है। वहाँ कंडीशनिंग ये है कि जीवन एक यात्रा है जहाँ आपको कुछ हासिल करना है, अपनी एक विरासत छोड़नी है। अच्छा, और पूर्वी संस्कृतियों में? पूर्वी संस्कृतियों में जीवन का अर्थ साइक्लिकल या चक्राकार होता है। वहाँ आपको कहीं पहुँचना नहीं है, अब बस एक अंतहीन चक्र का हिस्सा है। कोई इंसान पैदा होने से पहले खुद ये तय नहीं करता कि उसे लीनियर सोचना है या साइक्लिकल। वो पूरी तरह से उस जगह की कंडीशनिंग है। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक ही एहसास हो जाए
कि उसकी जीवन का मकसद उसका अपना है ही नहीं, वो तो बस समाज का दिया एक टास्क है। जब ये भ्रम टूटता है तो क्या उस इंसान के अंदर एक भयानक खालीपन या अस्तित्व का संकट पैदा नहीं हो जाएगा? फिर तो सवाल उठता है कि लोगों को उस भयानक डर से गुजरने क्यों दिया जाए? ये दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा द्वंद्व है। फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र ने इसे एक बहुत ही ताकतवर वाक्य में पिरोया था। उन्होंने कहा था कि इंसान आजाद होने के लिए अभिशप्त है। आजादी को अभिशाप क्यों कहा गया? आजादी तो अच्छी चीज होती है ना? सार्त्र का मतलब था कि जब कोई पेपर कटर जैसी चीज बनाई जाती है तो बनाने वाले को पहले से पता होता है कि उसका काम क्या है, उसका अर्थ पहले से तय है। लेकिन इंसान के मामले में ऐसा नहीं है। हम बस इस दुनिया में फेंक दिए गए हैं। हमारे साथ कोई इंस्ट्रक्शन बुक नहीं आती। जब इंसान को यह एहसास होता है कि समाज की दी हुई किताब नकली है, तो उसे पता चलता है कि अब उसे अपना अर्थ खुद गढ़ना होगा। और ये एक बहुत बड़ी और डरावनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, यहीं पर कंडीशनिंग एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। जैसे गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर हमें सड़क के गड्ढों से बचाते हैं, वैसे ही कंडीशनिंग हमें इस ब्रह्मांड के भयानक सच से बचाती है कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है। मतलब लोग हर फैसले की 100% जिम्मेदारी लेने से घबराते हैं। हाँ, ये कहना आसान होता है कि मैं ये नौकरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समाज में यही माना जाता है, बजाय इसके कि कल को फेल हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँगा। इसलिए लोग पिंजरे में ही ज्यादा सुरक्षा महसूस करते हैं। दिमाग में एक सवाल कौंध रहा है, अगर हर कोई कंडीशन हो रहा है तो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये बचपन के उस कान फूसी वाले खेल की याद दिला रहा है, जहां एक बच्चा दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाता है और अंत तक बात कुछ की कुछ हो जाती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि किसी को नहीं पता होता कि पहली बात किसने शुरू की थी। ये कानफूसी का रूपक एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सच तो ये है कि कोई एक व्यक्ति या कोई गुप्त संगठन अंधेरे कमरे में बैठकर ये सब कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो फिर कौन कर रहा है? सच्चाई ये है कि ये एक अंतहीन लूप है। कंडीशन किए गए लोग ही दूसरों को कंडीशन करते हैं। माता पिता बच्चों को किसी दुर्भावना से कंडीशन नहीं करते। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद इसी बात से कंडीशन हुए थे कि सुरक्षा कैसे मिलती है। तो ये बस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलने वाला चेन रिएक्शन है। ये सिर्फ इंसानों का चेन रिएक्शन नहीं है, इसमें हमारे बनाए विशाल सिस्टम्स भी शामिल हैं। हमारा आर्थिक सिस्टम लगातार कंडीशन कर रहा है कि ज्यादा सामान खरीदना मतलब ज्यादा खुशी। और राजनीतिक सिस्टम भी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए करते होंगे। बिल्कुल। और आज के दौर में तो हमारे पास इतिहास का सबसे बड़ा कंडीशनर मौजूद है, एल्गोरिदम। सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हर मिनट कंडीशन कर रहे हैं। अरे हाँ, हमने स्किनर के इनाम वाले सिस्टम की बात की थी। हाँ, आज का हर सोशल मीडिया फीड उसी का एक विशाल डिजिटल रूप है। इन कंपनियों का मकसद आपकी एंगेजमेंट बढ़ाना है। जब आप स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं तो वो कैसीनो की स्लॉट मशीन खींचने जैसा होता है। पता नहीं होता कि अगली पोस्ट अच्छी होगी या बुरी। एग्जैक्टली। ये अनिश्चितता दिमाग में डोपामाइन का स्पाइक पैदा करती है, जो आपको स्क्रीन से चिपकाए रखती है। इसका मतलब तो ये होगा कि इस जाल से कोई नहीं बचा। जो मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ हैं या दुनिया के ताकतवर नेता हैं, क्या वे भी इसके शिकार हैं? बिल्कुल, वो भी पावर और सफलता की उसी पुरानी स्क्रिप्ट से कंडीशन है। वे सिस्टम चला नहीं रहे हैं, वे खुद सिस्टम का पुर्जा है। और अगर एकदम जड़ों तक जाए ना, तो इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को ऐसा बनाया ही इसलिए। बनाया ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक पैटर्न मैचिंग मशीन है। सोचने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। अगर हमें हर छोटी बात रोज नए सिरे से सोचनी पड़े तो दोपहर तक ही सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। कंडीशनिंग ऊर्जा बचाने का एक बायोलॉजिकल तरीका है। तो अगर ये लूप इतना विशाल है, जो जीव विज्ञान से लेकर सोशल मीडिया तक फैला है, तो क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई व्यवहारिक रास्ता है भी? ये आजादी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बाहर निकलने का जो पहला कदम है उसे डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसका मतलब है अपने ट्रिगर और अपने रिएक्शन के बीच एक गैप या जगह बनाना। गैप बनाना मतलब रुक कर सोचना। हाँ, उस एक पल में खुद को रोक कर ये पूछना कि क्या मैं ये काम सच में करना चाहता हूँ या बस पुराने डर से कर रहा हूँ। लेकिन दिमाग को खालीपन बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो तुरंत एक नई कंडीशनिंग बना लेता है। रुको, मुझे यहाँ एक उलझन हो रही है।
अगर मैं आज़ादी पाने के लिए किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाऊं, उनकी किताबें पढूं, तो क्या मैं उस गुरु या तरीके से भी कंडीशन नहीं हो गया? क्या आज़ादी ढूंढना भी सिर्फ एक नया पिंजरा नहीं है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे शानदार सवाल है। दर्शन शास्त्र में इसी उलझन को सर्कुलर डाउट या गोल गोल घूमना कहते हैं, जहां आप एक पिंजरे से निकलकर दूसरे में चले जाते हैं। तो फिर इसे तोड़ा कैसे जाए? इसे तोड़ने का तरीका वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। इसे बौद्ध दर्शन में नाव के रूपक से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। नाव का रूपक, ये किस तरह काम करता है? मान लीजिए आपको एक तेज नदी पार करनी है। आप लकड़ियां इकट्ठा करके एक नाव बनाते हैं। नाव यानी कोई गुरु, ज्ञान या तरीका। आप नदी पार कर लेते हैं। अब असली परीक्षा शुरू होती है। अच्छा, पार जाने के बाद? हाँ, अगर पार जाने के बाद भी आप उस भारी नाव को सर पे उठाकर घूम रहे हैं कि इसने मेरी जान बचाई है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, तो वो नाव आपकी नई कंडीशनिंग बन गई है। तरीका सिर्फ पार जाने के लिए था, उसके बाद उसे छोड़ देना होता है। ये बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि असली आज़ादी ज्ञान या आदतों को जोड़ने में नहीं है। एकदम सही। असली आज़ादी कुछ नया जोड़ने में नहीं, बल्कि कुछ घटाने में है। ये नई आदत डालने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी ऑटोमेटिक आदत को बीच में रोककर न्यूरल सिस्टम में ग्लिच पैदा करने के बारे में है। बिना किसी गुरु को याद किए बस उस आदत को रोक देना। हाँ, उस एक पल के खालीपन में ही असली आज़ादी छिपी होती है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटना हो, हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि आज़ादी कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुंचकर आप झंडा गाड़ दें। ये बस एक एहसास है कि मेरे चारों तरफ जो कुछ हो रहा है वो बस एक स्क्रिप्ट है। आज जंगल से लकड़ी काटना, कुएं से पानी भरना, मतलब काम वही रहते हैं। हाँ, बाहरी दुनिया नहीं बदलती। बस आपके अंदर का वो डर और कंडीशनिंग खत्म हो जाती है जो आपसे मजबूरी में काम करवा रही थी। आप अब भी काम करते हैं, लेकिन अब आप उस खेल को दूर से देखने वाले साक्षी बन जाते हैं। ये सच में एक अद्भुत चर्चा थी। इतने विशाल विषय पर बात करते हुए ये स्वाभाविक है कि कई पहलू इस बातचीत में छूट गए हों। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो सुनने वालों को क्या लगता है कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी? हमें जानना बहुत अच्छा लगेगा। और अब चर्चा को विराम देने का वक्त है। हाँ, पर जाने से पहले विचार मंथन के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, अगर कोई व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त होकर एक पूर्ण मौन या टोटल साइलेंस तक पहुंच जाता है, तो क्या वो मौन भी कंडीशनिंग का ही एक हिस्सा है? बहुत ही गहरा सवाल है, सोचने के लिए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।